नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं फैसेट्स ऑफ यूपीएससी। इस चैनल के माध्यम से हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग सीडीएस के क्वेश्चन देखेंगे। हमने क्वेश्चन पेपर को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। ये ज्योग्राफी के सेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख रहे हैं। इसकी पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दी है। पार्ट 2 में हम लोग आगे के सवाल करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बननी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करते हम लोग, पार्ट में डिवाइड कर दिया है मैंने। सो आइए देखते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन। ये सेट ए के अकॉर्डिंग मैंने लिया है। और इस क्वेश्चन में मैं ये भी दिखाता हूँ कि किस बुक से सवाल लिया गया, ताकि आप जब आगे फर्दर अपनी तैयारी को करें तो आपको पता चल सके कि कौन सी बुक आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगी, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक से अक्सर सवाल आते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है तो वो भी मैं ज़रूर शो करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आपको एक साइड में सॉइल टाइप दी गई है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल, हिस्टोसॉल और ऑक्सीसॉल। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सोर्स क्या था, क्या ये एनसीईआरटी के अंदर था या नहीं। देखिए 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर इस टॉपिक को डिटेल में नहीं कवर किया गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि ICAR ने किस तरह से मिट्टियों के क्लासिफिकेशन की है, किस तरह से इसे डिवाइड किया है और नाम दिए गए हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है। देखिए या तो सवाल एनसीईआरटी से होते हैं या फिर यूपीएससी खुद ही इतनी बार पीछे पूछ दी होती है उस टाइप के सवालों को कि वो टॉपिक आपको प्रिपेयर करके ही रखना चाहिए। जैसे अगर मैं इसी सवाल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीडीएस 2020 में पूछा गया था कि जो लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया के अंदर, वो किस टाइप की सॉइल ने कवर किया हुआ है, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल या वर्टिसोल। उसी तरह से एक साल पहले सीडीएस 2019 में हमें मैच द कॉलम के रूप में दिया गया लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, जिसमें हमें मिट्टियों के टाइप दिए गए ऑक्सीसोल, वर्टिसोल, हिस्टिसोल्स, एंटीसोल्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक। जिस तरह का सवाल ये पूछा गया है सेम टू सेम उसी टाइप का सवाल देखा गया। हालांकि अभी हम लोग देखेंगे कि क्या इस सवाल के माध्यम से वो हो रहा था या नहीं। यही नहीं, आप आगे भी देख सकते हैं कि सीडीएस 2021 में ही, यानी जस्ट एक साल पहले ही पूछा गया इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल और मोलिसोल ये किसके ऑर्डर हैं, किसके, शुगर केन के, सॉइल के, कोल के या कॉपर के। तभी हमने देखा ये सॉइल के ऑर्डर्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर फिर बी सॉइल है। और बाकी के सवालों के आंसर्स भी देखते हैं। देखिए हमने देखा कि किस तरह से 3-4 साल लगातार इस तरह के सवालों को पूछा गया है 3-4 बार। तो बेसिकली वही होता है, जब आप पीवाईक्यू अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपने प्रिपेयर किया होगा। हालांकि इसे डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्या क्या चीफ कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले एंटीसोल की अगर हम बात करें तो ये इमैच्योर सॉइल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वर्टिकल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है हॉराइजन्स में। सबसे पहले ये रिसेंटली डिपोजिट सेडिमेंट्स जो होते हैं उस कैटेगरी के अंदर ये सॉइल की ऑर्डर आती है। विंड, वाटर और आइस एरोजन के तहत जो सेडिमेंट जमा होते हैं वो इस एंटीसोल का पार्ट होते हैं। ज़्यादा टाइम देने से ये सॉइल दूसरे टाइप में, दूसरे सॉइल की टाइप में तब्दील हो जाते हैं। जैसे इंसेप्टिसोल में, इंसेप्टिसोल भी यंग सॉइल्स ही होते हैं और एंटीसोल के मुकाबले ज़्यादा डेवलप देखने को मिलते हैं। जब हम बात करें अगर वर्टिसोल की, तो वर्टिसोल हैवी क्ले सॉइल होता है। बाकी इंसेप्टिसोल और यहाँ पे एंटीसोल के मुकाबले वर्टिसोल जो होते हैं वो हैवी क्ले सॉइल होते हैं। यानी यहाँ पे जो मिट्टी की मात्रा है वो थोड़ी भारी देखी जाएगी और सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर की प्रेजेंस या एब्सेंस देखी जाएगी। अगर मॉइस्चर वहाँ पे प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे जो मिट्टी है, क्योंकि सॉइल जो है, सॉइल का जो क्ले है वो हैवी हो जाएगा और जब यहाँ पे नमी देखी जाएगी तो सॉइल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। अगर यहाँ पे हम बात करें आगे एरिडी सॉइल की, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है एरिड रीजन में ये देखने को मिलेगा जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सूखी मिट्टी पाई जाएगी। अगर हम बात करें अल्टीसॉल की, तो अल्टीसॉल जो है ह्यूमिड टेम्परेचर से एसोसिएटेड है, जहाँ पे नमी की मात्रा टेम्परेचर में देखी जाएगी, इन्वायरमेंट में देखी जाएगी। वहाँ पे उन जगहों पे अल्टी सॉइल मिट्टी की ऑर्डर पाई जाएगी। वार्म टेम्परेचर और अबंडेंट वेरिएबिलिटी ऑफ मॉइस्चर इनहेंस द वेदरिंग प्रोसेस एंड इंक्रीज द रेट ऑफ लीचिंग इन दीज एरिया। लीचिंग का मतलब क्या होता है? मैंने अपनी ज्योग्राफी जो सीरीज बनाई थी, जब पीवाईक्यू में करवा रहा था उस टाइम मैंने बताया था कि सॉइल से जब रिलेटेड बात आई थी कि कहीं कहीं पे क्या होता है, भारी वर्षा के कारण जो मिट्टी के ऊपर की जो मेन चीज़ें हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये चीज़ें निक्षालित होती है, ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, उसे ही लीचिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप समझ लिया, हम उस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स हमने देख ही लिया। इसका आंसर क्या है? बी सॉइल, क्योंकि यहाँ पे इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल और मोलिसोल का ऑर्डर पूछा गया है। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो किस टाइप के अंदर लार्जेस्ट एरिया कवर्ड है? ये एनसीईआरटी के इमेज से क्लियर है कि 39% लगभग, यानी 40% लगभग इंसेप्टिसोल कैटेगरी में कवर्ड है इंडिया की सॉइल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फिर क्या है? ऑप्शन ए, इंसेप्टिसोल्स।
सो आइए फिर CDS 2019 वाले क्वेश्चन को भी मैच कर लेते हैं। ऑक्सीसोल क्या है? बहुत ही ज़्यादा ओल्ड और हाईली वेदर्ड हो चुकी सॉइल है। अगर वर्टिसोल की बात करें तो क्ले कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा क्षारीय हो चुकी है। उसके बाद अगर हिस्टोसोल की बात करें तो हिस्टोसोल ऑर्गेनिक मैटर में काफ़ी रिच है। और एंटीसोल तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, जिसमें होराइजन्स लैक करते हैं, क्योंकि ये सबसे प्रारंभ में बनने वाली सॉइल है। तो 3, 4, 1, 2 यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर है। ऑप्शन से ये सवाल और भी ईजी हो जाएगा, बट मैंने ये सिर्फ रेफरेंस पर्पज़ के लिए लिया है ताकि आपको दिखा सकूँ कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। नाउ अब CDS 2022 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो एंटीसोल हमने देखा सबसे पहले कौन सा होगा हमारे पास, सॉइल हैविंग वीकली और क्विकली डेवलप होराइजन, नहीं ये तो गलत है। वीकली डेवलप सॉइल विथ नो होराइजन, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको वर्ड पे फोकस करना है। वीकली डेवलप सॉइल है जिसमें होराइजन नहीं देखने को मिलते, स्टार्टिंग में हमने देखा था। तो एंटीसोल क्या है? 2 के साथ मैच होगा। तो अगर हम इसे 2 के साथ मैच करें तो हमारे C और D एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हमारे पास बचा A और B। A और B में अगर हम देखें इंसेप्टी सॉइल क्या था? सॉइल हैविंग वीकली और क्विकली डेवलप होराइजन। इन दोनों में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए फिर से डिटेल में समझ लीजिए कि जब सॉइल स्टार्टिंग में बनता है तो उस समय वीकली डेवलप होता है, जिसमें होराइजन नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। और लेकिन इंसेप्टी सॉइल के अंदर क्या होता है? सॉइल हैविंग वीकली और क्विकली डेवलप होराइजन, यानी स्टार्टिंग में वहाँ पे होराइजन देखने को मिलते हैं इंसेप्टी सॉइल के अंदर, ठीक है। होराइजन मतलब आप समझ रहे हैं, जो सॉइल को डिवाइड किया जाता है बेसिस पे। और अगर मैं तीसरा देखूँ हिस्टोसोल किसके साथ जाएगा? दीज सॉइल हैव वेरी हाई क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द अपर लेयर, ये तो पिछले सवाल में ही हमने देखा। और ऑक्सीसोल तो आपको याद ही होगा, O फॉर ऑक्सी और O फॉर ओल्ड, राइट। तो ऐसे करके आप याद रख लीजिए कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं। इस तरह के निमोनिक से क्या होता है ना कि जब हम सवाल देखते हैं तो एलिमिनेशन करने में बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरह के निमोनिक जरूर अपनाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम में ऐसे ही इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, आसान चीज़ों को भी। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या है? ऑप्शन A। तो ये बेसिकली मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आपको पता चल सके कि हाँ, जो क्वेश्चन NCERT के अंदर डिटेल में नहीं कवर है, हालांकि ये जो रेफरेंस बुक्स होती हैं जैसे GC लियोंग हो गई या माजिद हुसैन की बुक हो गई, उनमें ये कवर्ड है डेफिनेटली। बट फिर मैं वही कहता हूँ कि सोर्सेज आपको लिमिटेड रखने होंगे। 1-2 सवाल के चलते आपको एक अलग से बुक नहीं परचेज कर लेनी है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैटर तो है रिवीजन का। आप जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे उतना ही आपका एग्जाम में आउटपुट निकल करके आएगा। तो एक ही बुक रखिए, NCERT ही मेनली, और लेकिन बार बार रिवाइज करिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन A है। अगला सवाल देखते हैं। ना इस क्वेश्चन को देखिए, 57th नंबर है ये सेट A का। इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली ओनली अ फ्यू फीट थिक, यानी जब भी इंडिविजुअल लावा फ्लो करता है तो वो कुछ फीट ही मोटा होता है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन लंबे समय के पश्चात रिपीटेड फ्लो, यानी जो बार बार फ्लो होता है लावा का, में बिल्ड अप अ वोल्केनो, जिससे क्या होता है, एक वोल्केनो बन सकता है अक्सर फ्लो होने के, रिपीटेड फ्लो होने के कारण। इस तरह के वोल्केनो क्या कहलाते हैं? आपने पढ़ा होगा कि वोल्केनो बहुत टाइप्स के होते हैं, सील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केनो या सिंडर कोन वोल्केनो। ना अगर मैं बात करूं NCERT के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व करने की, अगर आप 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे, ऑफ कोर्स वहाँ पे वोल्केनोज के टाइप दिए गए हैं। उसी के अंदर कंपोजिट वोल्केनो के बारे में लिखा गया है कि ये जो वोल्केनो है आर कैरेक्टराइज्ड बाय एरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्क्यस लावा देन बेसाल्ट। बेसाल्ट वोल्केनो जो टाइप है वोल्केनो की, उसके मुकाबले यहाँ पे कूलर और ज़्यादा लिक्विड, ज़्यादा विस्कुअस, ज़्यादा गाढ़ा लावा देखने को मिलता है। दीज वोल्केनोज ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव इरप्शन। इस तरह के कंपोजिट वोल्केनो की जब बात आती है तो एक्सप्लोजिव इरप्शन देखने को मिलता है। लावा के साथ ही बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पायरोक्लास्टिक मटेरियल, पायरोक्लास्टिक मतलब जो ज्वलनशील होते हैं, उस तरह के मटेरियल और राख बाहर आते हैं। दिस मटेरियल एक्यूमुलेट्स इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर। अब चूंकि ये जो ओपनिंग के विसिनिटी में आते हैं, इसलिए यहाँ पे लेयर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है और इससे कंपोजिट वोल्केनो माउंट के जैसा दिखाई पड़ता है। इमेज भी हमें दी गई थी। तो अगर मैं इस बेसिस पे जाऊँ तो यहाँ पे कंपोजिट वोल्केनो सही लगता है कि हाँ, यहाँ पे लेयर का निर्माण हो रहा है। लेकिन जब आप गूगल में टाइप करेंगे स्ट्रेटो वोल्केनो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्ट्रेटो वोल्केनो ऑल्सो नोन एज कंपोजिट वोल्केनो, यानी स्ट्रेटो वोल्केनो को कंपोजिट वोल्केनो के भी नाम से जाना जाता है। और एक ये कोनिकल वोल्केनो होता है जो कि बहुत सारे लेयर्स के कारण बनता है, ऑफ हार्डेंड लावा एंड टेफ्रा। लेकिन जब हम यहाँ ऑप्शंस देखते हैं तो कंपोजिट वोल्केनो और स्ट्रेटो वोल्केनो भी दिखाई पड़ता है। तो अगर और एक सोर्स देखते हैं फिर इस क्वेश्चन के। अब देखिए, ये मैंने GC लियोंग का लगाया है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा गया है 2 मेजर टाइप ऑफ वोल्केनो आर जनरली रिकॉग्नाइज, यानी 2 तरह के जनरली वोल्केनो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। आउट पोरिंग ऑफ वेरी फ्लूइड बेसाल्टिक लावा आर यूजुअली अकम्पनीड बाय लिटिल वायलेंट अरप्टिव एक्टिविटीज़। कहने का अर्थ ये है कि जब लिटिल फ्लूइड बेसाल्टिक लावा होता है, यानी बेसाल्टिक लावा में बहुत ही कम वायलेंट एरप्टिव एक्टिविटी देखने को मिलती है, जबकि जो इंडिविजुअल लावा फ्लो करते हैं आर नॉर्मली ओनली अ फ्यू फीट थिक। लेकिन जब लॉन्ग पीरियड की बात आती है, रिपीटेड फ्लो बिल्ट अप सील्ड वोल्केनो। रिपीटेड फ्लो से
उससे क्या बनता है, सील्ड वोल्केनो। एज एग्जाम्प्लीफाइड बाय एग्जाम्पल भी दिए गए, जैसे हवाई के आइलैंड में देखने को मिलता है, मोना लोआ हो गया, मोना किया हो गया, इस तरह का। तो यहाँ अगर मैं इस सोर्स को देखूँ तो इसके अकॉर्डिंग रिपीटेड लावा फ्लो हमें सील्ड वोल्केनो बताया गया। सो नाउ अब ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसका करेक्ट आंसर क्या मानते हैं, कंपोजिट वोल्केनो, सील्ड वोल्केनो या स्ट्रेटो वोल्केनो। तो आप कमेंट बॉक्स करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं तो वेट करूँगा ऑफिशियल आंसर के आने तक का। हालांकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली जिस तरह से फ्रेम किया गया है इसके बेसिस पे आंसर करना डिफिकल्ट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आइसो हेलाइंस आर लाइन जॉइनिंग इक्वल। तो आइसो का मतलब सेम होता है और हेलाइंस का मतलब सेलिनिटी। तो दो इक्वल सेलिनिटी को जोड़ने वाली रेखाएं आइसो हेलाइंस कहलाती है ना। ये एनसीईआरटी के अंदर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। सो बाकी का भी देख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर ही बनते रहते हैं। लाइन ज्वाइनिंग सेम रेनफॉल क्या होगा, आइसो हाइट। और अगर लाइन ज्वाइनिंग सेम प्रेशर यानी समान प्रेशर को जो रेखाएं जोड़ेंगी वो क्या कहलाएंगी, आइसो बार्स। और समान टेम्परेचर समान तापमान को जोड़ने वाली लाइंस कहलाएंगी आइसो कौन सा टेम्परेचर वाले में आइसोथर्म, क्योंकि थर्म का मतलब हीट होता है तो इसलिए आइसोथर्म। तो हमने सारा भी देख लिया और इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी सैलिनिटी। अब देखिए ये अक्सर ही एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टेट पीएससी के अंदर भी ये पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए 85वां नंबर। एक साइड में लेक दिए गए और दूसरे साइड में राज्य का नाम दिया गया। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो सबसे इजी वाला यहाँ पे वेम्बनाड है, ये सबको पता होता है। वेम्बनाड केरला के अंदर है, तो डी को मैं 2 के साथ सबसे पहले मैच करूँगा और हमारे 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गए। हमारे पास बचा सी और डी। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूँ कली वैली की, तो ये वाला यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2020 में। हालांकि इतना याद रखना पॉसिबल नहीं होता अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर। तो सिंपली देखते हैं कली वैली फिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये आपने पढ़ा भी होगा अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो, अदरवाइज फिर ये थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है। अगर हम लोग हालांकि तमिलनाडु भी मैच करते हैं तो भी यहाँ पे हमारा आंसर निकल करके नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं खजियार और केचियो पालरी। तो खजियार जो है वो यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन में से हिमाचल में है और केचियो पालरी है असम सिक्किम में, सॉरी। तो यहाँ पे फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 4 3 1 2। एक बार दोबारा मैच कर लेते हैं, हो सकता है ये नाम आगे चल के कभी ऑप्शन में रिपीट हो जाए। तो खजियार हिमाचल प्रदेश में, केचियो पालरी हमने देखा सिक्किम के अंदर, और वेम्बनाड केरला में। तो 4 3 उसके बाद कौन सा हुआ, ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 और 2। तो ये सवाल का आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 87वां नंबर। माउंट थुलियर जिसकी हाइट दी गई है 642 मीटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बोला जा रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की एक इंपॉर्टेंट पीक का नाम माउंट थुलियर है। ये कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ अंडमान में, मिडिल अंडमान में, साउथ अंडमान में या ग्रेट निकोबार में। बात करते हैं इस क्वेश्चन के सोर्स की। दोस्तों जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बॉक्सेस पे आपको बहुत ही स्पेशल ध्यान देना है। तो 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी के ये बॉक्स में आप देख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक्स के बारे में बताया गया है अंडमान एंड निकोबार के। पहला बोला गया सैडल पीक। सैडल पीक कहाँ है, नॉर्थ अंडमान में। और अगर हम मिडिल अंडमान की बात करें तो यहाँ पे हमें माउंट दियावोलो देखने को मिलता है। माउंट कोयोब की बात करें तो ये साउथ अंडमान में है। और माउंट थुलियूर जो है वो ग्रेट निकोबार का पार्ट है ना। देखिए बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अगेन जैसा कि बॉक्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये क्वेश्चन का भी सोर्स एनसीईआरटी है डेफिनेटली। तो आपको ना ये चीज़ आप यहाँ से ये लर्निंग ले लीजिए कि कल को हो सकता है सैडल पीक तो खैर फिर भी इजी है क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए फेमस है। लेकिन अगर कल को माउंट कोयोब पर क्वेश्चन पूछ दे कि किस अंडमान का पार्ट है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान या साउथ अंडमान, तो आपको इस तरह से तैयार रहना पड़ेगा। सो माउंट थुलियूर हमने देखा कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में। हाइट भी आप देख सकते हैं 642 मीटर ऑफकोर्स दी गई है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर, ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है किस तरह के लैंड सरफेस में सबसे ज़्यादा अल्बीडो देखने को मिलेगी। क्या अल्बीडो नया कंसेप्ट है, नहीं, बहुत पहले से सिविल सर्विसेज और डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा रहा है। ऑप्शन से हमारे पास माउंटेन जो कि स्नो से ढका हुआ है, दूसरा एक बैरन रॉकी पैडमोंट सरफेस, तीसरा सैंडी डेजर्ट, चौथा मैंग्रोव फॉरेस्ट। दोस्तों अल्बीडो एक माप है, एक तरह की मेज़र है जिसमें हम लोग ये मापते हैं कि अगर किसी लाइट किसी सरफेस को हीट करती है तो कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर कोई सरफेस को कोई लाइट हीट करती है तो कितना लाइट का पोर्शन जो है वो वापस से रिफ्लेक्ट करेगा, वही अल्बीडो कहलाती है। तो अगर हम कलर वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा वाइट लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसलिए यहाँ पे अल्बीडो वाइट लाइट का, वाइट चीज़ों का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे अगर कोई माउंटेन है और अगर वो स्नो से ढका हुआ है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे अल्बीडो देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। और अल्बीडो जनरली अप्लाइज टू विजिबल लाइट ऑल्दो इट मे इन्वॉल्व सम ऑफ इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अल्बिडो से पूछे गए हैं, बट मैं चाहता हूं कि एक सेपरेट वीडियो में इस तरह के अगर पीवाईक्यूज कवर करें तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि लोग अगर या आप लोग भी अगर कभी सर्च करके दोबारा देखेंगे तो डेफिनेटली फिर अगर सेपरेट वीडियो रहेगी तो सर्च करने में आसानी होगी। तो हाईएस्ट अल्बिडो फिर किसका होगा? स्नो कवर्ड माउंटेन का ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल बट रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स, यानी कौन सा जो सोर्स है वो एग्जॉस्टिबल है बट रिन्यूएबल है, यानी कहने का अर्थ ये है कि रिन्यू होता है बट वो ख़त्म हो सकता है। डेफिनेटली इसका आंसर फिर क्या होगा? सोलर एनर्जी क्या एग्जॉस्टिबल है? नहीं। सॉयल लैंडस्केप, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वाटर इन यूजेबल कंडीशन। देखिए इतनी ईजी सवाल के लिए तो ऑब्वियसली मैं सोर्स नहीं लेके आऊँगा, आप खुद ही समझ सकते हैं कि वाटर है वो एग्जॉस्ट हो सकता है, इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें वाटर सेव करना चाहिए। सेव वाटर सेव लाइफ्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग बाकी के सब्जेक्ट डेफिनेटली बनाऊंगा मैं, जिसमें पॉलिटी और जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चंस करूंगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बाकी की सीरीज जो आपको चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारी मैंने पीवाईक्यूज यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स की बनाई हैं, आप उन चीज़ों को चेक करिए। और प्लेलिस्ट भी मैं ऑलरेडी मैं अपडेट कर देता हूँ, तो आप प्लेलिस्ट भी जा करके देख सकते हैं।